तो जो चैप्टर है उसका नाम है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। तो मैं दोबारा से आपको जरा बता देता हूँ कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में हमने क्या क्या पढ़ा था कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में हम किस चीज़ के बारे में स्टडी करते हैं। इलेक्ट्रो से मैंने आपको बताया था इलेक्ट्रिसिटी, केमिस्ट्री केमिकल रिएक्शंस, ठीक है। फिर इसका मतलब है कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री हमारे पास एक केमिस्ट्री की एक ऐसी ब्रांच है जिसके अंदर हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड केमिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एंड केमिकल एनर्जी के बीच में, यानी इन दोनों एनर्जीज के बीच में कन्वर्जन को पढ़ते हैं। कन्वर्जन यानी द स्टडी ऑफ कन्वर्जन बिटवीन इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड केमिकल एनर्जी इज कॉल्ड इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री असल में क्या है कि आप इन दो एनर्जीज के बीच में जो इंटर कन्वर्जन है, अच्छा वर्ड है इंटर कन्वर्जन, क्योंकि एक दूसरे में चेंज होते रहते हैं, तो इसके लिए जो स्पेसिफिक वर्ड है वो है इंटर कन्वर्जन। इसका मतलब है कि अगर इलेक्ट्रिकल एनर्जी केमिकल में और केमिकल इलेक्ट्रिकल में चेंज हो रही है तो इस पूरी चीज को हम क्या कहते हैं, इस पूरी चीज को हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री कहते हैं। यानी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में आप इन दो एनर्जीज का आपस में इंटर कन्वर्जन स्टडी करते हो। तो आप क्या कहोगे, द स्टडी ऑफ, डेफिनेशन आप इस तरह लिख सकते हो कि द स्टडी ऑफ इंटर कन्वर्जन between electrical energy and chemical energy is known as electrochemistry, ठीक है। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में आप केमिकल एनर्जी और इलेक्ट्रिकल एनर्जी के बीच में जो इंटर कन्वर्जन है उसको आप स्टडी करते हो। तो ये इंटर कन्वर्जन कहाँ पे होती है, ये सेल्स के अंदर होते हैं, बैटरीज वगैरह सेल्स वगैरह के अंदर ये जो फिनोमिना होता है कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी हमारे पास केमिकल में कन्वर्ट होती है, फिर केमिकल इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट होती है। तो इन चीज़ों को जब आप स्टडी करोगे तो आगे हमारे पास किसी चैप्टर में सेल्स आ रहे हैं जिसका मैंने आपको बताया भी था कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स दो तरह के होते हैं। और इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स के बारे में मैंने क्या कहा था कि ऐसे सेल्स या ऐसे डिवाइसेस जिनके अंदर इलेक्ट्रिकल एनर्जी केमिकल में और केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल में चेंज होती है। तो दोज डिवाइसेस लिख देते हैं, दोज डिवाइसेस एंड which electrical energy is converted to mechanical energy and chemical energy, और यहाँ पे मैकेनिकली केमिकल एनर्जी, ये हम मैकेनिकल की तरफ चलेंगे, केमिकल एनर्जी एंड केमिकल एनर्जी टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, यानी ऐसे डिवाइसेस जिनके अंदर इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट होती है वो केमिकल में और केमिकल इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट होते हैं, तो ऐसे डिवाइसेस को इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स कहा जाता है। तो मैं इधर आपको साइड में लिख देता हूँ, ये जो मैंने लिखा है ये असल में क्या है, ये इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स के बारे में, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स, ठीक है। समझ पा रही है ना? देखो मैं स्टेप बाय स्टेप आपको एक चीज बता रहा हूँ कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री क्या है, फिर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स क्या है। अब इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स दो तरह के होते हैं, देयर आर टू टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स, ठीक है। कौन से हैं, इधर लिख देते हैं। तो हमारे पास जो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स हैं उनके जो दो टाइप्स हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स, तो दो टाइप्स हैं, ठीक है। एक टाइप को हम कहते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, जो कि अभी हम डिस्कस करेंगे इस टॉपिक को। एक है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, और एक है गैल्वानिक सेल। गैल्वानिक सेल को वोल्टिक सेल भी कहा जाता है, अक्सर कॉल्ड वोल्टिक सेल, ठीक है। तो आई थिंक यहाँ तक आप समझ गए होंगे कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल क्या होता है, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के दो टाइप्स कौन से हैं। तो आज का जो हमारा पॉइंट ऑफ डिस्कशन है वो कौन सा है, वो है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। आज हम इसी को डिस्कस करेंगे। इसको ब्रीफली डिस्कस करने के बाद इसमें चंद और भी चीजें हैं, उनको डिस्कस करने के बाद फिर हम गैल्वानिक और वोल्टिक सेल की तरफ जाएंगे, उसको भी डिस्कस करेंगे। क्लियर है?
यहाँ तक कोई किसी को कोई भी मसला हो, कोई भी उसका क्वेश्चन हो, वो पूछ सकता है शायद। कोई क्वेश्चन तो नहीं है ना, अभी तक तो आपने कुछ देखा ही नहीं है, तो कहाँ से क्वेश्चन है? ठीक है, अभी तक तो हम वो ABC पढ़ रहे हैं। ठीक है, ये ABC है, इसके बाद सही इंग्लिश स्टार्ट होगा। सही है, तो देख लेते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। ठीक है, अच्छा पहले हम लिख देते हैं कि हमारा हेडिंग कौन सा है जिसमें हम बात करने वाले हैं, वो है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। या बाद लोग इसको इलेक्ट्रोलाइटिक भी कहते हैं, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। मैं लाइटिक कहता हूँ, बाद लोग इलेक्ट्रिक कहते हैं। प्रोनाउंसिएशन में अगर थोड़ी बहुत चेंज हो तो ये मसला नहीं है। ठीक है, असल चीज है कॉन्सेप्ट, साइंस में कॉन्सेप्ट चलता है कि आप उस चीज को कितनी अच्छी तरह अंडरस्टैंड करते हैं। ठीक है, तो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल एक ऐसा डिवाइस है, it is a device in which electrical energy is used to carry out chemical reactions inside the container। अब ये जो केमिकल रिएक्शंस है, ये क्या है? असल में केमिकल एनर्जी है, याद रखें। ठीक है, यदि आप क्या करोगे, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल एक ऐसा डिवाइस होगा जिसमें आप इलेक्ट्रिसिटी को यूज करोगे। इलेक्ट्रिकल एनर्जी मींस इलेक्ट्रिसिटी। आप इलेक्ट्रिसिटी को यूज करके उस सेल के अंदर क्या करोगे, आप केमिकल रिएक्शंस को ऑकर करोगे। ठीक है, अभी हमने पढ़ा नहीं है कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री जो है, ये हमारे पास एक केमिस्ट्री की ऐसी ब्रांच है जिसमें हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी और केमिकल एनर्जी के बीच में इंटर कन्वर्जन को पढ़ते हैं। तो अब आपके पास दो पॉसिबिलिटीज हो सकती है, एक ऐसा डिवाइस हो सकता है जो इलेक्ट्रिकल को केमिकल में चेंज करेगा, और दूसरा ऐसा डिवाइस हो सकता है जो केमिकल को इलेक्ट्रिकल में चेंज करेगा। तो दो पॉसिबिलिटीज है ना। तो पहली पॉसिबिलिटी है कि इलेक्ट्रोलाइटिक सेल एक ऐसा सेल है, एक ऐसा डिवाइस है जो कि क्या करता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को यूज करता है और केमिकल रिएक्शंस को करवाता है। तो असल में केमिकल रिएक्शन से आप कंफ्यूज नहीं होना है, केमिकल रिएक्शन मींस केमिकल एनर्जी। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी यूज हो रही है और वो कन्वर्ट हो रही है केमिकल एनर्जी के अंदर। तो आप देख सकते हो एनर्जी का आपस में इंटर कन्वर्जन हो रहा है। समझ आ रही है बात? दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल तो आपने जान लिया है, लेकिन इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के अंदर जो प्रोसेस होता है जिसको हम इलेक्ट्रोलाइसिस कहते हैं। व्हाट इज इलेक्ट्रोलाइसिस? अब इसको देखो, सही है। तो हम बात करेंगे इलेक्ट्रोलाइसिस के ऊपर, क्या इलेक्ट्रोलाइसिस क्या होता है। तो अगर कोई भी इस इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के इस डिफिनीशन के अंदर अभी भी उसको कोई भी कंफ्यूजन है तो पूछ सकते हैं। क्या सही तरह से आप बैठ जाओ, नींद आ रही है? सही है। इतना मैं हर चीज को क्या करता हूँ दिलचस्पी के साथ यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूँ, फिर भी आपकी ये बात सही है। तो याद रखिए इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में एक प्रोसेस होता है, एक बहुत ही अहम इंपॉर्टेंट प्रोसेस है जिसका हम इलेक्ट्रोलाइसिस है। तो अब इलेक्ट्रोलाइसिस को डिस्कस करते हैं कि इलेक्ट्रोलाइसिस क्या है, उसके बाद फिर आप समझ जाओगे कि इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में एनोड पे क्या होता है, कैथोड पे क्या होता है। ठीक है, जैसे आपको ऑक्सीडेशन रिडक्शन के बारे में मैंने पढ़ाया है ना, कि ऑक्सीडेशन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, रिडक्शन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको क्लियर करवाता हूँ। ठीक है, मैंने आपको ये भी बताया था कि हमारे पास इलेक्ट्रोड्स क्या होते हैं, एनोड क्या होता है, कैथोड क्या होता है, एनोड पे कौन सा चार्ज होता है, कैथोड पे कौन सा चार्ज होता है, बैटरी क्या होती है। आज हम बैटरी का जो फंक्शन है, जो मेन फंक्शन, वो भी देखेंगे इस इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के अंदर कि बैटरी किस तरह फंक्शन करती है, उसका मेन रोल क्या है। क्लियर है आपको? अच्छा, अभी है इलेक्ट्रोलाइसिस। ठीक है, इलेक्ट्रोलाइसिस। तो पहले इस बोर्ड को जरा देख लेते हैं, इसको स्प्लिट कर देते हैं। इलेक्ट्रो का मतलब होता है इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, इलेक्ट्रो मींस इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, और लाइसिस का मतलब होता है ब्रेकिंग ऑफ
any chemical compound, any chemical compound। अब एनी केमिकल कंपाउंड से मुराद है कि जितने भी हमारे पास आयनिक कंपाउंड है, ऐसे कंपाउंड जो आयनिक होते हैं उनकी जब हम बिजली की मदद से ब्रेक डाउन करते हैं, उनको तोड़ देते हैं, तो इस असल में इलेक्ट्रोलाइसिस कहा जाता है। यानी इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस में क्या होता है कि हम क्या करते हैं, किसी की सब्सटेंस के अंदर से बिजली को पास करते हैं। वो सब्सटेंस क्या होगा, वो केमिकल कंपाउंड होगा जिसको हम आयनिक कंपाउंड कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर ले लें सोडियम क्लोराइड NaCl। NaCl क्या है, केमिकल कंपाउंड है, एक आयनिक कंपाउंड है। इसके अंदर से जब आप क्या करोगे, करंट को पास करोगे, तो इसके अंदर जो आयंस होंगे वो क्या करेंगे, वो डिस्चार्ज हो जाएंगे। डिस्चार्ज किस तरह हो जाएंगे, क्या सोडियम आयन जाएगा एक इलेक्ट्रॉन की तरफ, क्लोरीन क्लोराइड आयन जाएगा दूसरे इलेक्ट्रॉन की तरफ, एक इलेक्ट्रॉन लॉस कर देगा, एक इलेक्ट्रॉन गेन कर देगा। इस वजह से हमारे पास ये दोनों क्या हो जाएंगे, एक क्लोरीन गैस में कन्वर्ट हो जाएगा, एक सोडियम मेटल में कन्वर्ट हो जाएगा। इस तरह हमने क्या किया, इस कंपाउंड को तोड़ दिया, यानी तोड़ दिया। देखो पहले ये क्या था, सोडियम क्लोराइड, जब हमने इसके अंदर से इलेक्ट्रिसिटी को पास किया तो ये कन्वर्ट हुआ क्लोरीन गैस और सोडियम मेटल में। तो हमने इनको क्या किया, एक दूसरे से अलग रखा या नहीं। इस प्रोसेस में इलेक्ट्रोलाइसिस कहा जाता है। देखो इलेक्ट्रोलाइसिस की मदद से आप वाटर का जो मॉलिक्यूल है उसको भी आप ब्रेक डाउन उसकी आप कर सकते हो, उसको तोड़ सकते हो। और आप किसी भी आयनिक कंपाउंड जिसमें कैटायन और एनायंस होते हैं उसको भी आप तोड़ सकते हो। ठीक है, जैसे आप सोडियम क्लोराइड भी ले सकते हो, आप मैग्नीशियम क्लोराइड भी ले सकते हो MgCl2, और उसको ऐसा एग्जाम्पल के तौर पे आप ले सकते हो। ठीक है, इस तरह एल्यूमिनियम क्लोराइड AlCl3, इसको क्या आप ले सकते हैं। ये तीनों क्या है, ये हमारे पास आयनिक कंपाउंड है। देखो इसमें आयंस कौन से हैं, इसमें सोडियम आयन, क्लोराइड आयन, इसमें आयन कौन से हैं, मैग्नीशियम आयन Mg2+2 और इसमें Cl-। ठीक है, इसमें Al+3 Cl-। तो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा कि हमने एल्यूमिनियम क्लोराइड का मॉलिक्यूलर फार्मूला लिखा है AlCl3। तो अब आप सोच रहे होंगे कि इसको AlCl3 लिखने की क्या जरूरत है। इसके लिए हम एक मेथड अप्लाई करते हैं जिसको हम क्रिस क्रॉस मेथड कहते हैं। केमिस्ट्री में एक मेथड है क्रिस क्रॉस मेथड। इस मेथड के जरिए हम किसी भी कंपाउंड का केमिकल फार्मूला लिख सकते हैं या मॉलिक्यूलर फार्मूला आप लिख सकते हैं। कैसे लिखोगे, देखो किसी भी आयन के ऊपर जो मौजूद चार्ज होता है ये इसकी वैलेंसी को शो करता है। जैसे एल्यूमिनियम के ऊपर कौन सा चार्ज है, +3, तो इसकी वैलेंसी क्या है, 3। क्लोरीन के ऊपर चार्ज क्या है, -1 1। आपने चार्ज इसको नहीं लेना है, सिर्फ जो माइनस के साथ जो नंबर लिखा है पावर में वो आपने लेना। तो देखो इसकी वैलेंसी 3 हो गई, इसकी 1 हो गई। तो अगर मैं 1 को इसको दे दूं, ये 1 इसको दे दूं और ये 3 इसको शिफ्ट कर दूं, तो क्रिस क्रॉस हुआ या नहीं हुआ। 3 उसको दे दिया, 1 इसको दे दिया, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा Al। 1 काउंट नहीं करते, 1 काउंट नहीं शो नहीं करते, ये हो जाएगा Al और ये हो जाएगा Cl3। तो ये 3 जी को इसके नीचे लेगा, 1 इसके नीचे लेगा, क्या बना AlCl3। तो इस तरह हमने एक के वैलेंसी को देखते हुए जो हमारे पास कंपाउंड था, इस कंपाउंड के अंदर एलिमेंट्स की जो जो वैलेंसी थी उन वैलेंसी को लेके इन कंपाउंड्स का केमिकल फार्मूला हमने बना दिया। लेकिन इसके लिए ज़रूरी है कि आपको मुख्तलिफ एलिमेंट्स की वैलेंसीज के बारे में पता हो। इस पर भी डिस्कशन करेंगे, नेक्स्ट टाइम हम डिस्कशन करेंगे, इस पर लग जाएंगे तो हमारा जो अपना टॉपिक है वो रह जाएगा। तो इलेक्ट्रोलाइसिस आप आई थिंक समझ गए होंगे कि इसमें हम क्या करते हैं, बिजली की मदद से किसी भी केमिकल कंपाउंड की ब्रेक डाउन करते हैं। ब्रेक डाउन में तोड़ देना, डिकम्पोज कर देना। सही है, अब करते कैसे हैं, देखो जब आप पानी में क्या करते हो, सोडियम क्लोराइड डालते हो। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ये आपके पास बीकर है, इसमें आपने क्या लिया है, पानी लिया हुआ है। ठीक है, इसमें आपने वाटर को लिया हुआ है। इस वाटर के अंदर फॉर एग्जाम्पल आप क्या करते हो, सोडियम क्लोराइड को डाल देते हो। ठीक है, सोडियम क्लोराइड जो है एक आयनिक कंपाउंड है, जैसे आप उसको वाटर के अंदर डालोगे तो इसके आयंस बन जाएंगे। ठीक है, ये आयंस में डिसोसिएट हो जाएगा। अब आप कहोगे कि वाटर में ऐसा क्या है कि ये आयनिक बॉन्ड तो बहुत स्ट्रॉन्ग फोर्स है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, तो ये वाटर कैसे कर लेता है। देखो वाटर की एक स्पेशल प्रॉपर्टी है दैट इज कॉल्ड डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट प्रॉपर्टी। क्लास 10 में आप पढ़ोगे, जब उधर आओगे ना उसमें वाटर एक चैप्टर है उसमें आप पढ़ लोगे कि वाटर की डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट प्रॉपर्टी क्या कहते हैं।
क्लियर है? इसमें अभी आपने कंफ्यूज है, ये आपकी स्टडी की चीज नहीं है अभी। फिलहाल आप इतना याद रखो कि वाटर में जो सोडियम क्लोराइड आयनिक कंपाउंड हम डालते हैं तो इन आयनिक कंपाउंड्स के अंदर जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होते हैं वो कमजोर पड़ जाते हैं ड्यू टू द डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ वाटर। वाटर की जो डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट प्रॉपर्टी है इसकी वजह से कोई भी आयनिक कंपाउंड वाटर के अंदर टिक नहीं सकता। क्या हो जाता है? वो आयंस में कन्वर्ट हो जाता है। तो जैसे आप सोडियम क्लोराइड को इसके अंदर डालोगे तो ये हो जाएगा सोडियम प्लस आयन और दूसरा बन जाएगा क्लोराइड माइनस आयन, इसमें स्प्लिट हो जाएगा। ठीक है, 5 मिनट सर, 5 मिनट। ठीक है, तो ये इसमें कन्वर्ट हो जाएगा। तो आप देख सकते हो कि सोडियम प्लस का मतलब क्या है कि इसके इलेक्ट्रॉन को लॉस किया है। किसको दिया है? क्लोरीन। क्लोरीन के पास अभी इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, सोडियम के पास इलेक्ट्रॉन क्या है? कम है ना? यही है। अब अगर मैं चाहूँ कि फॉर एग्जाम्पल ये तो अभी स्टेबल है, ये सोडियम आयन और क्लोराइड आयन इस सोल्यूशन के अंदर खुश है, लेकिन अगर मैं चाहूँ कि ये सोडियम वापस अपना इलेक्ट्रॉन दोबारा से गेन करे और क्लोरीन दोबारा से जो इलेक्ट्रॉन इसने पहले लिया है वो क्या करे? लॉस करे। तो कैसे करेगा? ये तो खुद नहीं करेगा, तो इसको जबरदस्ती इसके साथ जबरदस्ती करनी पड़ेगी। तो जबरदस्ती कौन करता है? एक्सटर्नल सोर्स। यहाँ बात आ जाती है बैटरी की। जब हम बैटरी को अटैच करते हैं, बैटरी का काम क्या है कि एक आयन से जबरदस्ती इलेक्ट्रॉन को लेना और दूसरे को देना। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल हमारे माशरे में बहुत सारे रिच लोग हैं ना, ज़कात नहीं देते। तो फॉर एग्जाम्पल एक आदमी खड़ा हो जाता है, पावरफुल आदमी है, ठीक है, जो गरीबों का खैरख्वाह है, वो क्या करता है? अमीरों से जबरदस्ती पैसे लेता है, गरीबों को देता है। तो देखो वो अमीर देना नहीं चाहता, लेकिन खौफ की वजह से और इस आदमी के डर की वजह से वो क्या कर रहा है? इसको पैसे दे रहा है और ये गरीबों में बांट रहा है। तो ये सेम इस तरह बैटरी का काम यही है कि बैटरी क्या करती है? एक आयन से जबरदस्ती इलेक्ट्रॉन लेके दूसरे आयन की तरफ क्या करती है? शिफ्ट करती है। तो बैटरी का मेन काम है इलेक्ट्रॉन को पुल करना और पुश करना। ठीक है, तो बैटरी का मेन काम क्या है? मैं इधर लिख के देता हूँ। बैटरी का जो मेन फंक्शन है, बैटरी का जो मेन फंक्शन होता है टू पुल एंड पुश द इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, अब किससे इलेक्ट्रॉन पुल करेगा और किसकी तरफ पुश करेगा वो भी बताता हूं। देखो फॉर एग्जांपल आपके पास कौन से दो आयन बनेंगे? क्लोराइड आयन, सोडियम आयन। तो मैं इधर लिख देता हूँ, ये है हमारे पास क्लोराइड आयन, ठीक है, और ये हमारे पास है सोडियम आयन। ये दो आयन है सॉल्यूशन के अंदर, तो यही दो आयन है। तो क्या होता है? देखो जो बैटरी होती है, बैटरी फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं बैटरी अटैच करता हूँ, ये मैंने बैटरी अटैच कर दिया। ऐसे डायरेक्ट आयंस के साथ बैटरी अटैच नहीं होती, इससे हम आपको कॉन्सेप्ट देने के लिए। ये फॉर एग्जांपल बैटरी अटैच है, बैटरी का ये जो बड़ा सा ये जो लाइन आपको नजर आ रहा है, ये आप हमेशा पॉजिटिव लिया है और ये जो है ये नेगेटिव। ठीक है, अब आप देख सकते हो कि बैटरी का ये पॉजिटिव साइड है, ये नेगेटिव साइड है। तो पॉजिटिव साइड के साथ यहाँ पे इलेक्ट्रोड अटैच होगा, उस इलेक्ट्रोड को हम एनोड करेंगे। एनोड पे पॉजिटिव चार्ज होता है क्योंकि वो बैटरी की पॉजिटिव टर्मिनल के साथ अटैच होता है, और कैथोड जो होता है वो बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल के साथ अटैच होता है। तो याद रखें, जो इलेक्ट्रॉन्स को हमने कैथोड और एनोड को हमने पॉजिटिव और कैथोड को नेगेटिव से डिनोट किया है, वो असल में बैटरी की वजह से हम करते हैं। बैटरी का नेगेटिव साइड अगर आप किसी इलेक्ट्रोड के साथ अटैच करोगे तो वो कैथोड बन जाएगा। अगर बैटरी का पॉजिटिव साइड आप किसी इलेक्ट्रोड के साथ अटैच करते हो तो वो एनोड बन जाएगा, और उसमें चार्ज कौन सा होगा? पॉजिटिव चार्ज होगा। समझ आ रही है नहीं? एक वर्ड है, कल मैंने एक वीडियो में ये सुना है, पाव वर्ड मैंने सुना है। पाव से मुराद क्या है? पाव मीन्स पॉजिटिव एनोड ऑक्सीडेशन, यानी एनोड पे पॉजिटिव चार्ज होता है और उसमें ऑक्सीडेशन भी होती है। तो पाव से आपको याद होगा कि पाव मीन्स पॉजिटिव चार्ज एनोड पे होता है और एनोड पे ऑक्सीडेशन होती है। समझ आ रही है बात? और एक दूसरा वर्ड है वो मैंने सुना है NCR। NCR से मुराद क्या है कि नेगेटिव चार्ज कैथोड पे होता है और जिस पे रिडक्शन होती है। ठीक है, N मीन्स नेगेटिव, नेगेटिव, C मीन्स कैथोड, ठीक है, और R मीन्स रिडक्शन। तो कैथोड पे नेगेटिव चार्ज होता है और उस पे रिडक्शन होती है। ठीक है, हमारे पास पॉजिटिव चार्ज एनोड पे होता है और एनोड पे क्या होती है? ऑक्सीडेशन होती है। ठीक है, अब जरा बैटरी का काम देखा जाए, ये क्या करती है? देखो क्लोरीन के पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है जो कि इसने किससे लिया था? सोडियम से लिया था।
अब ये एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन ये क्या करेगा, दोबारा से लॉस करेगा। और लॉस क्यों करता है, बैटरी की वजह से, क्योंकि बैटरी उसे पुल कर रही है। ये बैटरी का जो पॉजिटिव साइड है ये क्या कर रहा है, ये क्या कर रही है, ये इससे इलेक्ट्रॉन को पुल कर रही है, कौन करता है इलेक्ट्रॉन। जब इलेक्ट्रॉन यहाँ तक पहुंच जाता है ना, यहाँ तक, अब इलेक्ट्रॉन की भी नेगेटिव चार्ज है और बैटरी की भी नेगेटिव चार्ज है। बैटरी का जो साइड है वो नेगेटिव है, तो बैटरी का नेगेटिव साइड और इलेक्ट्रॉन दोनों पे क्या सेम चार्ज है, तो सेम चार्ज एक दूसरे को क्या करेंगे, पुश करेंगे। तो ये इलेक्ट्रॉन क्या होगा, ये आगे की तरफ पुश होगा, किस तरफ आएगा, यहाँ पे आएगा, और वो इलेक्ट्रॉन दोबारा से किसको मिलेगा, इस सोडियम को मिलेगा। तो एज अ रिजल्ट इसका चार्ज क्या हो जाएगा, और इसका जब इससे इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो इसका चार्ज भी खत्म हो जाएगा। अब आप एज्यूम कर लो कि दो क्लोराइड आयन थे, और दो क्लोराइड आयन ने दो इलेक्ट्रॉन्स को क्या किया, लॉस किया। जैसे इसने एक इलेक्ट्रॉन को लॉस किया, ये आपके पास दूसरा क्लोराइड आयन है, इसने दूसरे इलेक्ट्रॉन को लॉस किया, तो अब आपके पास कितने क्लोराइड आयन है, क्लोरीन है, दो क्लोरीन है। यदि आपके पास एक क्लोरीन, ये आपके पास दूसरा क्लोरीन कंबाइन हो गए तो क्या बनाएंगे, क्लोरीन गैस बनाएंगे, तो इससे आपके पास बनेगा क्लोरीन गैस। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे भी दो सोडियम आएंगे, एक इलेक्ट्रॉन एक सोडियम लेगा, दूसरा इलेक्ट्रॉन दूसरा सोडियम लेगा। जैसे ये एक इलेक्ट्रॉन इस सोडियम में लिया है, ये दूसरा इलेक्ट्रॉन दूसरे सोडियम में लिया है, तो जब दो सोडियम कंबाइन होंगे तो इससे क्या बनेगा, 2Na बनेगा। ठीक है, ये 2Na कब बनता है, जब आपके पास एक Na दूसरा Na कंबाइन होंगे तो ऐसा रिजल्ट आपके पास बन जाएगा 2Na। ठीक है, तो ये आपके पास आपने क्या किया, सोडियम क्लोराइड को दो अलग अलग कंपोनेंट्स में हिस्सों में डिवाइड किया, इसकी ब्रेक डाउन हुई या नहीं हुई। इस पूरे प्रोसेस को इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस कहते हैं। जितना प्रोसेस मैंने आपको पढ़ा है ना कि बैटरी को लगाते हैं, बैटरी क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन को पुल करते हैं, दूसरी की तरफ भेज देती है, दूसरा उसको गेन कर लेता है, एक पे ऑक्सीडेशन हो जाता है, दूसरे पे रिडक्शन हो जाता है। जैसे ऑक्सीडेशन कैथोड पे हो रही है, रिडक्शन कैथोड पे हो रही है, ये सारा का सारा प्रोसेस इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस कहलाता है। हम बिजली की मदद से किसी भी केमिकल कंपाउंड की ब्रेक डाउन कर सकते हैं, याद रखें, हीट की मदद से एंड इलेक्ट्रिसिटी की मदद से। ये दो बातें आप जरूर याद रखना कि किसी भी केमिकल कंपाउंड के अंदर आप ब्रेक डाउन कर सकते हो या तो हीट की मदद से या फिर इलेक्ट्रिसिटी की मदद से। अब देखो, कल मैं आपको बताऊंगा कि दो केसेस हो सकते हैं। कल के टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे कि अगर आप सोडियम क्लोराइड को मोल्टन स्टेट में लेते हो, यानी सोडियम क्लोराइड जब आप इलेक्ट्रोलाइट की हालत में लोगे तो या तो आप उसको मोल्टन स्टेट में लोगे या फिर सोल्यूशन की फॉर्म में लोगे, दो हालत में आप उसको ले सकते हो। तो अगर आपके पास सोडियम क्लोराइड मोल्टन फॉर्म में है तो उसकी इलेक्ट्रोलाइसिस करेंगे तो क्या होगा, तो ये इस तरह की इलेक्ट्रोलाइसिस है। जब सोडियम आपके पास मोल्टन स्टेट में होता है, आप उसको क्या करते हो, जब आप सोडियम क्लोराइड को क्या करते हो, कितना गर्म करते हो, जब आप इसको 801 डिग्री सेंटीग्रेड तक हीट देते हो तो ये किस चीज में कन्वर्ट हो जाएगा, ये कन्वर्ट हो जाएगा आयंस में, सोडियम आयन एंड क्लोराइड आयन, इसमें कन्वर्ट हो जाएगा। देखो, जब आपने सिर्फ सोडियम लिया, सॉलिड हालत में था, उसको 801 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर दी, वो इतने हाई टेम्परेचर की वजह से उसके अंदर जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन थी वो कमजोर पड़ गई, आयंस जो थे वो एक दूसरे से दूर हो गए। याद रखें, सॉलिड हालत में जब सोडियम क्लोराइड होता है तो उसके अंदर मौजूद जो आयंस होते हैं वो बहुत मजबूती के साथ अटैच होते हैं, हिल भी नहीं सकते। तो जब तक आयंस हिलेंगे नहीं तो इलेक्ट्रिसिटी कहाँ से पास करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी नहीं कर सकते ना पास। और इलेक्ट्रोलाइट तो हम ऐसे सब्सटेंसेस को कहते हैं जो कि अच्छी तरह बिजली को पास कर सकते हैं। तो सोडियम क्लोराइड सॉलिड हालत में आपके पास कोई इलेक्ट्रोलाइट नहीं है, वो तब इलेक्ट्रोलाइट है जब आप उसको ज्यादा टेम्परेचर देके उसको या मेल्ट कर लो, मेल्ट हालत में भी उसके आयन जो है वो एक दूसरे से दूर हो जाएंगे, या फिर आप उसको वाटर के अंदर डिसॉल्व करो ताकि उसका एक्वस सॉल्यूशन बन जाए, उस हालत में भी इसके आयंस क्या हो जाते हैं, थोड़े एक दूसरे से दूर हो जाते हैं। तो याद रखें, जब आयंस फ्री हो जाएंगे तब ये इलेक्ट्रिसिटी को अच्छी तरह पास करेंगे और उसके बाद हम इसको इलेक्ट्रोलाइट करेंगे। क्लियर है यहाँ पर? तो कल इंशाल्लाह आगे देख लेते हैं कि इसके बाद जो टॉपिक है उसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। इसके बाद जो भी टॉपिक मौजूद होगा उसको हम डिस्कस करेंगे। तो यहाँ तक अगर किसी कोई भी मसला है वो पूछ सकता है, बोर्ड को आप अच्छी तरह देख लो, ठीक है। किसी भी जगह पे आपको कोई भी मसला नजर आ रहा हो तो आप देख सकते हो, या आप इस वीडियो को दोबारा भी आप देखोगे, और अगर आपको बाद में रिलैक्स बैठा हो वीडियो को देख लो, ठीक है। पॉइंट्स को माइंड में दोबारा से रिमाइंड करो। अगर आपको कोई मसला फिर भी आ रहा है तो मैंने कहा था ना कि आप कमेंट में भी पूछ सकते हो और आप दूसरे दिन स्कूल आके भी आप उसको क्लियर करवा सकते हो। तो आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह कल मिलेंगे एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।